गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। थर्ड ईयर की इस क्लास में हम लोग पुनः एक बार अवध के विलय टॉपिक के रूप में मिलते हैं और आज इस क्लास में लॉर्ड डलहौजी और अवध का विलय ये हमारा टॉपिक है। इसमें सर्वप्रथम 1801 के बाद की जो स्थिति थी उस पर थोड़ी चर्चा करें। अवध द्वारा कंपनी को संतुष्ट रखने के निरंतर प्रयास किए गए और इसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से वेलेज़ली ने, जैसे पूर्व में हमने पढ़ा था, नवाब के ऊपर बाहरी आक्रमण का खतरा दिखाते हुए दबाव डाला और ब्रिटिश सेना की संख्या दुगनी रखते हुए उसके खर्च के रूप में जो अवध के अधिकांश महत्वपूर्ण जिले थे उन पर आधिपत्य स्थापित कर अवध के आधे राज्य पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित कर दिया था। तो इस तरह से अवध जो है कंपनी को संतुष्ट रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था और कंपनी द्वारा निरंतर धन की मांग जो थी वो करते रहना, यानी उनकी धन की मांग में कोई कमी नहीं आ रही थी। जबकि 1801 ईस्वी की संधि से अवध का एक बड़ा क्षेत्र कंपनी पहले ही प्राप्त कर चुकी थी। नवाब पर निरंतर अवध की शासन व्यवस्था सुधारने की चेतावनी ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा दी जा रही थी, जबकि संपूर्ण शासन व्यवस्था कंपनी के अधिकारियों के सुझाव अनुसार ही संचालित हो रही थी। स्वाभाविक है कि जब ब्रिटिश हस्तक्षेप निरंतर बढ़ रहा था, ऐसी स्थिति में यदि अवध में किसी भी प्रकार से शासन की अनियमितताएं हैं, तो यदि हम इसे निष्पक्ष रूप से सोचें तो उसके लिए दोषी कंपनी के अधिकारी थे, न कि अवध का नवाब। ऐसी स्थिति में भी बार बार अवध के नवाब को दोषी ठहराया जा रहा था। आप देखिए डलहौजी के बारे में अभी जैसा हमने पढ़ा था, पंजाब के विलय के समय वह बहुत ही साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था और हर स्थिति में वो ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहता था। ऐसी स्थिति में जब भारत डलहौजी आया तो उसने आते ही अवध राज्य को भी हस्तगत करने का निश्चय कर लिया था और पंजाब की तरह वह अवध का शीघ्र अतिशीघ्र कंपनी साम्राज्य में विलय करना चाहता था। अब बात थी, उसको अवसर की तलाश थी, अवसर की प्राप्ति वह करना चाहता था और जब उसे सीधे तरीके से अवसर प्राप्त नहीं हुआ तो उसने अपने षड्यंत्र और कुचक्र या आप कहें कि धूर्त चालें जो थी वो चलनी उसने शुरू कर दी। इस समय अवध का जो नवाब था वो था वाजिद अली शाह, जो 1847 ईस्वी में अवध का नवाब बना। वाजिद अली शाह एक बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति या नवाब था और उसने कभी भी जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपने उत्तरदायित्वों का उसने त्याग कर दिया। डलहौजी द्वारा अंग्रेज रेजिडेंटों जो वहां पर नियुक्त किए गए थे उन्हें अवध से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया। अब आप देखिए स्थिति ये थी कि अंग्रेज रेजिडेंट और उसके सहयोगी अवध का पूरा प्रशासन संचालित कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जब इन्हीं अधिकारियों या रेजिडेंट्स को रिपोर्ट्स तैयार करके भेजने के लिए कहा जाएगा तो वो रिपोर्ट्स जो तैयार होंगी उसमें निश्चित रूप से जो पक्ष की बातें होंगी वो अंग्रेजों के लिए होंगी और जो विरोधी बातें होंगी वो अवध के नवाब से संबंधित होंगी। यानी जो कार्य अच्छे किए जा रहे हैं प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर होगा और जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका पूरा उत्तरदायित्व नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर डाल दिया गया। अब अवध के प्रशासन पर पूरी रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से कर्नल स्लीमैन को अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। 1848 ईस्वी में स्लीमैन अवध का रेजिडेंट नियुक्त हुआ और
उसे ये कहा गया कि वह अवध के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट बनाए। यहाँ आप देखिए स्लीमैन जो था इसने काफी बढ़ा चढ़ा करके अवध के कुशासन पर विस्तृत रूप से विवरण प्रस्तुत किया और अपनी रिपोर्ट जो उसने प्रस्तुत की उस रिपोर्ट के अनुसार अवध में चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई थी। कुशासन का सारा आरोप वाजिद अली शाह पर स्लीमैन द्वारा डाला गया। स्लीमैन के शब्दों में वह यानी नवाब वाजिद अली शाह कभी भी दरबार में उपस्थित नहीं होता था। स्लीमैन ने सुझाव दिया कि शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वह अवध को कंपनी साम्राज्य में मिलाने के पक्ष में नहीं था। उसके अनुसार यदि अवध को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया तो ऐसा करने पर कंपनी की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लग सकता है। अतः डलहौजी द्वारा अपनी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। उसने बड़ी चालाकी से काम लेते हुए न तो स्लीमैन की रिपोर्ट पर कार्यवाही की और न ही नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के बारे में किसी प्रकार की चेतावनी दी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डलहौजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो वह एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था और ऐसी चालें चलता था जिससे जो अंग्रेजी शासन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शासन है, उसके विरोध का भी उसे सामना न करना पड़े और अपने हर उद्देश्य को वो बिना रोक टोक के पूरा भी कर ले। यहाँ पे आप देखिए स्वयं एक पत्र में 1848 ईस्वी में डलहौजी ने लिखा था कि वह अवध का राजा अहंकारी होता जा रहा है या अहंकारी हो गया है और जाने से पूर्व उसे निगल जाने से मुझे संतोष मिलेगा। यानी जब लॉर्ड डलहौजी भारत में अपना कार्यकाल पूरा करके लौटेगा उससे पूर्व उसकी ये इच्छा है कि वह अवध के राज्य को निगल जाए, यानी अवध के राज्य का भी कंपनी साम्राज्य में विलय कर ले। और इसी वर्ष उसने कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड को लिखे पत्र में भी इसी प्रकार के विचार अपने प्रकट किए थे। तो ये निश्चित हो जाता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि लॉर्ड डलहौजी हर हालत में अवध के राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित करना चाहता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को स्थापित करना चाहता था। जब कर्नल स्लीमैन रिपोर्ट से उसके इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो उसने ऑटरम को यह कार्य सौंपा। 1854 ईस्वी में ऑटरम को अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। 1855 ईस्वी में अवध के शासन के संबंध में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें नवाब और उसके अधिकारियों पर ऑटरम के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। ये आरोप काफी अतिशयोक्तिपूर्ण थे, यानी अपनी रिपोर्ट जो उसने प्रस्तुत की वो पूरा विवरण जो था काफी अतिशयोक्तिपूर्ण था, जिससे डलहौजी का काम आसान हो गया या डलहौजी का काम बन गया और उसने अवध पर कार्यवाही करने की अनुमति प्राप्त कर ली। जो संचालक मंडल था उस संचालक मंडल से ऑटरम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध राज्य के विलय की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद डलहौजी के द्वारा कुछ चालें चली गईं या डलहौजी ने अपनी नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण नीतियां निर्धारित की, कुछ महत्वपूर्ण चालें चली। इसमें सर्वप्रथम आप देखिए 1801 की संधि जो थी
उसे उसने भंग कर दिया और एक नई संधि करने का उसके द्वारा निश्चय किया गया और इसी तहत उसने इस संधि में नवाब ने उचित ढंग से शासन करने का आश्वासन दिया था जो 1801 में हुई थी और पिछले 50 वर्षों से संधि का पालन नहीं किया जा रहा, इस तरह के आरोप लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाए गए और इसी बात का हवाला देते हुए उसने नई संधि करने का निश्चय किया। नई संधि के अनुसार प्रशासन का जो सारा कार्यभार था वो सारा कार्यभार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाए, इस तरह की शर्त उसमें रखी गई और नवाब को केवल औपचारिक अधिकार प्रदान किए जाएं। कुल मिलाकर नवाब जो है वो एक कठपुतली शासक मात्र बना दिया जाए। अगली शर्त के रूप में नवाब द्वारा अगला इसकी जो प्रतिक्रिया नवाब के द्वारा की गई, संधि का नवाब ने विरोध किया और वह गवर्नर जनरल से मिलने के लिए कलकत्ता पहुंचा। संभवतः इस समय वाजिद अली शाह को यह विश्वास हो रहा था कि कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल को उस पर दया आ जाएगी और उसको औपचारिक शासक के स्थान पर वास्तविक शासक के रूप में अवध का पद प्रदान कर दिया जाएगा या उसे वास्तविक शासक अवध का स्वीकार कर लिया जाएगा। अपनी इसी उम्मीद के साथ वाजिद अली शाह जो था कलकत्ता पहुंचा था, लेकिन डलहौजी का मुख्य तर्क यह था सर्वोपरि सत्ता की हैसियत से कंपनी अवध में व्याप्त कुशासन को एक मूकदर्शक शासक की भांति सहन नहीं कर सकती, इसलिए अवध के राज्य का विलय जो है वो आवश्यक है। यानी जिन उम्मीदों को लेकर के नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता गया था गवर्नर जनरल से मिलने के लिए, उसकी उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया था और डलहौजी अपनी चाल में कामयाब हुआ और अंततः अवध राज्य का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में कर लिया गया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं डलहौजी एक महान साम्राज्यवादी, एक महान महत्वाकांक्षी और एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक षड्यंत्रकारी भी उसे माना जा सकता है, जिसने अवध से संबंधित उल्टी सीधी रिपोर्ट्स बनाकर संचालक मंडल से अवध के संबंध में कार्रवाई करने की अनुमति प्राप्त की और साथ ही साथ अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में सम्मिलित कर लिया या उसका विलय कर लिया। अब बात करते हैं अवध विलय का औचित्य, यानी अवध का विलय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय किया गया था वो नैतिक दृष्टि से कहाँ तक उचित था। इसमें आप देखिए कुशासन का झूठा आरोप लगाया गया था अवध पर, क्योंकि यदि हम ये देखें कि बार बार ये कहा जा रहा था कि जैसे नवाब वाजिद अली शाह कभी भी दरबार में उपस्थित नहीं होता, वह अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से पूरी तरह से विमुख रहता है। ऐसी स्थिति में अवध में अव्यवस्था फैली हुई है और इसी प्रकार के कुशासन का आरोप लगा करके उसे हड़पा गया था। जबकि आप देखिए जब अवध का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में हो गया था उसके बाद भी जो कुशासन संबंधी बातें थी उनको दूर नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में अवध के प्रशासन में सुधार के कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे। तो यहाँ नैतिकता का पूरी तरह से लोप हो जाता है। जिस कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा गया था, अब उसी कुशासन को समाप्त करने के प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं किए जा रहे थे। वास्तविक कारण जो था अवध के विलय का वो ये था कि अवध की महत्ता थी, क्योंकि वह कलकत्ता और लाहौर के बीच आवागमन के मार्ग में स्थित था। यहाँ पर आप देखिए बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रजा अपने नवाब से असंतुष्ट है और नवाब की
जो कार्यविधि है, नवाब की जो गतिविधियां हैं, नवाब का जो व्यवहार है, इससे प्रजा में भारी असंतोष है। अब ये बात भी डलहौजी और अंग्रेज अधिकारियों की झूठ सिद्ध होती है, क्योंकि प्रजा नवाब से पूर्णतः असंतुष्ट भी दिखाई नहीं देती। यदि ऐसा होता तो 1857 के विद्रोह में अवध की प्रजा अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती। तो यदि हम इन कुछ कारणों को स्पष्ट रूप से पढ़ें, देखें, तो यह बात क्लियर हो जाती है कि अवध का विलय जिस कुशासन का आरोप लगा करके किया गया था, निश्चित रूप से वो गलत था और अवध का विलय नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। आज हमारा ये अवध के विलय का जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम सिंध विजय के टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।